तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटर आज लेके आई हूँ। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। तो आपकी मैम आज कौन सा सॉल्यूशन लाई है? केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, क्या सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग कुछ नहीं तो कुछ 4 या 5 पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है सॉल्यूशन का, तो देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन एकदम इजी लैंग्वेज में कहे तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का। अब सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हियर होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स दैट its composition and properties are uniform throughout the mixture। देखो बच्चों, सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर लो और 1 टेबलस्पून उसमें सॉल्ट ऐड कर दो, फिर उसको मिक्स कर दो। ठीक है, फिर जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उस ग्लास को देखो, उस वाटर में देखो, सॉल्ट सॉल्यूशन में देखो, क्या मिलेगा आपको कि वो एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, मतलब सब कुछ यूनिफॉर्म दिख रहा है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि वहां पे सॉल्ट तैर रहा है या पानी अलग है या सॉल्ट अलग है, राइट। जब आप देखोगे तो वो एकदम सिमिलर दिखेगा, चारों तरफ वो यूनिफॉर्म दिखेगा, राइट। इसीलिए हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन बोले। क्यों? क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके कंपोजिशन प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहते हैं। ओके बच्चों, अब एग्जांपल से तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। अब सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। The substances forming the solution are called components of solution। तो देखो, जो भी सब्सटेंस हम लोग सॉल्यूशन को बनाने में यूज करते हैं ना, उसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, ग्लास में क्या था? वाटर, और दूसरा क्या? सॉल्ट हमने ऐड किया था। तो वाटर और सॉल्ट क्या हुआ हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ सॉल्यूशंस के। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि अगर हम लोग के पास मिक्स नमकीन है, ठीक है, मिक्स नमकीन में क्या क्या होता है? मूंगफली होता है, फिर भुजिया होता है, गठिया होता है उसमें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कि सारी चीजों को अलग कर सकते हैं। मूंगफली को निकाल के अलग कर सकते हैं, गठिया को निकाल के अलग कर सकते हैं, नमकीन को भी अलग कर सकते हैं, राइट। तो वो हमारा हेट्रोजीनियस हो जाता है, तो वो इसलिए सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, मैंने बोला था सॉल्यूशन का एग्जांपल बताती हूँ। तो बच्चों देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया। सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हमेशा। सॉल्यूशन में जब भी बात करेंगे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एयर का, जो हमारे अगल बगल हवाएं चल रही हैं, उसमें क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, राइट। ये सारे गैसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग नाइट्रोजन को अलग फील कर सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को अलग फील कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग? क्या नहीं ना, सारे गैसेस मिक्सअप होके पूरा हमारे जो हमारे एयर हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, राइट बच्चों। अब सॉल्यूशन का और भी एग्जांपल होता है, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, फिर उसके बाद जूसेस हो गए, क्योंकि वो सब क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से यूनिफॉर्म हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली एकदम मिक्स हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग को समझना है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है। देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो टर्म से मिलकर ही हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब वो कैसे, मैं समझाती हूँ आपको।
देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हम लोग सोल्यूट को समझते हैं। अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। ठीक है, जो भी कंपोनेंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमारा सोल्यूट कहलाता है। सॉल्वेंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन विच सोल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो जो कंपोनेंट हमारा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सोल्यूट उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तभी हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने वही लिया जो पहले मैंने सॉल्यूशन को समझाते टाइम लिया था। ग्लास में वाटर लिया, सॉल्ट लिया। अब यहाँ पे देखो, सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझ रहा है ना, तो ग्लास में जो वाटर है वो ज्यादा अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में है, राइट। और सॉल्ट क्या है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्ट बस 1 चम्मच है, तो सॉल्ट हमारा क्या हो जाता है, सोल्यूट हो जाता है। और तो और उस सॉल्ट को हम लोग वाटर में डाल रहे हैं और वाटर लार्जर अमाउंट में, तो वाटर क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सोल्यूट सॉल्ट है वो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। यही तो लिखा है ना मैंने, अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन विच सोल्यूट गेट डिसॉल्व्ड। ठीक है, सोल्यूट हमारा सॉल्ट और वो डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में। वाटर क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूट होगा, राइट बच्चों। अब समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन हमेशा कैसे बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई है, वो भी समझ लो। सोल्यूट अगर ग्रेटर देन है सॉल्वेंट से, ठीक है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट के। ठीक है, मतलब मान लेते हैं 1 ग्लास पानी तो हमारे पास है, बट हमने इस बार 5 चम्मच लिया क्या, सॉल्ट, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखो, ये चीज समझ लो, सोल्यूट अगर कम अमाउंट में है सॉल्वेंट से, जैसा कि मैंने बताया था वही एग्जांपल, वाटर ज्यादा है, सोल्यूट मतलब सॉल्ट बस 1 चम्मच है, तो वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी। तो फटाफट से चलते हैं आगे हम लोग। तो देखो बच्चों, अब हम लोग को समझना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारा क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स कैसे डिफाइन किया, नेचर देख के कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उस हिसाब से। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर देख के उसे डिफाइन करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा क्लासिफाइड हो जाता है गैसियस में, लिक्विड में एंड सॉलिड में। अब देखो, लिक्विड का तो एग्जांपल सीधे सीधे आप ले लो सॉल्ट सॉल्यूशन, जो हम कब से ले रहे हैं। गैसियस का एग्जांपल मैंने एयर का बताया था, जो हमारे एयर अगल बगल है, जो ये हवाएं चल रही हैं, ये एयर गैसियस का हो गया। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जैसे ब्रास का। ठीक है बच्चों, ब्रास के जो बर्तन होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, कॉपर प्लस जिंक, राइट। ब्रास के बर्तनों को आप देखोगे तो वो कॉपर और जिंक से मिलके बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, इसमें भी 2 चीजें मिली, कॉपर और जिंक, और बनाया क्या, सॉल्यूशन, लेकिन सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। तो नेचर के बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम लोग किसके बेसिस पे सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट के। सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज बाइनरी सॉल्यूशन, एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो अब क्या होता है, क्या सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हो सकते हैं, नहीं बच्चों, कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं। बस याद रखने वाली बात ये है ना
कि सॉल्वेंट आपका हमेशा एक रहेगा और सॉल्यूट कितने सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोई दो ही का। अब जैसे यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा है जो मैंने बनाया था, वाटर में 1 चम्मच नमक ऐड करके वो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बन जा रहा है, तो वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि क्या होता है उसमें एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। अब दूसरा हमारा टर्नरी सॉल्यूशन दिया है, एग्जांपल सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। मतलब देखो उसी पानी में जिसमें हमने सॉल्ट मिलाया है उसी में शुगर भी मिला दो, तो वो क्या होगा, वो भी तो डिसॉल्व हो ही जाएगा ना। तो उसमें 3 कंपोनेंट आ गए, एक तो हमारा सॉल्वेंट है ही वाटर, फिर 2 सॉल्यूट आ गए, एक तो हमारा चीनी, दूसरा नमक, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। देखो क्वाटर्नरी भी होता है बच्चों, जिसमें क्या हो जाता है कि 3 हमारे सॉल्यूट हो जाते हैं, एक सॉल्वेंट हो जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, चाय का ले लो एग्जांपल, वो हमारा क्वाटर्नरी एग्जांपल हो जाएगा, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। कैसे, देखो चाय में क्या कहते हैं हम लोग, दूध तो हमारा हो गया क्या, सॉल्वेंट। अब हम लोग चाय पत्ती डालते हैं, एक सॉल्यूट। दूसरा हम लोग क्या डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चों, चीनी डालते हैं, दूसरा सॉल्यूट। तीसरा डालते हैं क्या, अदरक डाल दो, तीसरा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट चाहे जितने भी हो सकते हैं बट सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन किए, कैसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज एक्वस, इथेनॉल इन वाटर एंड नॉन एक्वस, टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। देखो सिंपल सी बात है, अगर सॉल्वेंट हमारा पानी से बना हुआ है, ठीक है, पानी है, अगर उस सॉल्यूशन में पानी हमारा सॉल्वेंट है तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर पानी नहीं है तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। इजी वे में एकदम मैंने समझा दिया, ठीक है। अगर पानी है उस सॉल्यूशन में तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर पानी नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। आई होप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को समझना है। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि कंसंट्रेशन टर्म आया क्यों। देखो बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सॉल्यूट कितना है, कितना अमाउंट उसमें सॉल्यूट डला है, ये हम लोग को पता करना जरूरी होता है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन क्या होता है, इट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो क्या करता है ये, सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करता है सॉल्यूशन में, इसीलिए हम लोग के पास कंसंट्रेशन टर्म आया, ठीक है। अब कंसंट्रेशन हम लोग मेजर करते हैं कुछ टर्म्स पे, ठीक है, देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 7 टर्म्स है जिनके थ्रू हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो चलिए फटाफट सबको समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग के पास सबसे पहला मेथड क्या आता है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं। देखो काई बच्चों ऐसे बनता है, थोड़ा ध्यान देना, ऐसे काई बनता है, ठीक है। ये थोड़ा हम लोगों ने पीपीटी में ऐसे लिखा है बट काई का साइन ये होता है, ओके बच्चों। चल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारा रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है बच्चों। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, हमने यहाँ एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया, लाइक ये देख लो, एक कंटेनर में हमने 2 कंपोनेंट लिए, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिए, तो एन ए और एन बी, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी, ठीक है, respectively the mole fraction of A will be। तो बच्चों देखो कैसे मोल फ्रैक्शन फिर निकालोगे, काई ए
काई क्या होता है? हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू Na बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास इस कंटेनर में दो कंपोनेंट है ना, और दोनों के मोल्स को ऐड करना होगा क्योंकि टोटल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे ही होता है। ठीक है बच्चों, कंपोनेंट बी के लिए भी यही फॉर्मूला सेम लगेगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मेन क्या है, आपको एक रिलेशन याद रखना है कि जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेते हैं प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है इज इक्वल्स टू 1 है। ये एक रिलेशन है, आपको याद रखने में बहुत फायदा है, क्योंकि मान लो क्वेश्चन में आपको दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने को बोला है, राइट? आप ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, बी का निकालने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ना, उसको 1 से माइनस कर देना, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तुरंत निकल आएगा। तो ये रिलेशन याद रखो, आप लोगों को जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट हम लोग दूसरा कंसंट्रेशन टर्म समझते हैं। दूसरा हम लोग के पास आता है मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हुए, यही हमारा मोलैरिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कि 1 लीटर, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं, वही हमारा मोलैरिटी होता है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लो बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, अब यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होता है, कैपिटल एम से ही हम लोग इसको भी लिखते हैं, जो कि क्या होता है, मोलर। ओके बच्चों, मोलर, तो यूनिट हमारा मोलर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग कैसे डिकोड करते हैं किसी भी जो स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो इसको हम लोग डिकोड कैसे करेंगे, 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको डिकोड कैसे करना है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दे दे 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो आप उसको मोलैरिटी के टर्म में कैसे डिकोड करोगे, यही ना कि 0.5 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं तीसरे कंसंट्रेशन टर्म की ओर। अब तीसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म होता है मोलैरिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, ध्यान देना, मोलैरिटी कैपिटल M से, मोलैरिटी स्मॉल m से। अब मोलैरिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर हम लोगों ने सॉल्यूशन की बात की थी, वो भी लीटर में, राइट? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट की, कि पर केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट की। ध्यान देना, ध्यान से समझो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? अब इसका यूनिट क्या होता है देख लो, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यहाँ पे बच्चों मोलैरिटी होगा, ठीक है, मोलैरिटी स्मॉल m और मोल पर केजी हमारा मोलैरिटी का यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि मोलैरिटी के टर्म में हम लोग कैसे डिकोड करें। ओके, 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ KCl मींस दैट, मतलब 1 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl। अब इसको कैसे डिकोड करेंगे ये समझो। 1 मोल मतलब 1 मोल KCl में पता है कितने ग्राम्स होते हैं, 74.5 ग्राम्स। तो ग्राम्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे मास की बात हुई है, केजी की बात हुई है, तो यहाँ पे मास टर्म आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर।
ठीक है। अब मोलैलिटी के भी टर्म में आप लोग डिकोड कर लोगे आराम से, आई होप। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग चौथे कंसंट्रेशन टर्म की ओर चलते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग को समझना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। इसके पहले मैं ये समझाऊं, मैं एक चीज समझा देती हूँ इसके पहले। अब यहाँ से क्या होगा, जब भी हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम लोग ml में बात करेंगे, और मास की बात करेंगे तो ग्राम में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज एकदम माइंड में रखना कि जब भी हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मास हमारा हमेशा ग्राम में बात होगा और वॉल्यूम हमेशा ml में बात होगा। ठीक है, चलो अब फटाफट समझते हैं हम लोग। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने मास सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ, यही हमारा बताता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम मास है तो स्मॉल m भी लिख सकते हैं या m से डिनोट कर सकते हैं, बट नहीं बच्चों, यहाँ पे हम लोग मास को w से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को कैपिटल V से। ठीक है, तो ध्यान देना, मास को हमेशा W से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे देखो मास टर्म आया तो ग्राम आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अब देखो बच्चों, ये कैसे, इसका फॉर्मूला हमारा क्या आ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा राइटिंग खराब है बच्चों बट आप लोग समझ लेना। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, यही है हमारा फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करने का। अब देखते हैं कि हम लोग इस चीज को डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, 1% W/V शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। अब इसको डिकोड करना है, कैसे करेंगे हम लोग, जब भी यहाँ पे मास की बात करेंगे तो ग्राम में बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट 1% दिया था तो 1 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो अब कुछ बच्चे अगर ये क्वेश्चन करें कि मैम हम लोग को पता कैसे चलेगा किस चीज के बारे में बात हो रहा है, तो बच्चों जब भी डिकोड करने को आएगा या क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके बगल में लिखा रहेगा, देखो जैसे यहाँ W/V लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आपको लिख के देगा, तो आप समझ जाओगे कि किस कंसंट्रेशन टर्म की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1% ऑफ मास बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन इन वाटर को डिकोड करना है, तो सिंपली बोल दोगे 1 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा आता है पांचवा कंसंट्रेशन टर्म, मास बाय मास परसेंटेज, मतलब मास परसेंटेज, इजिली बोले तो W/W। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं, बस यही बताता है हमारा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, इसके पहले वाले में भी परसेंटेज की बात हुई थी, इसीलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी ऐसे लिख लो आप लोग, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, किस में रहेगा, ये ग्राम्स में रहेगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा बच्चों, देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ये भी ग्राम में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास की बात हो गई, वॉल्यूम तो है नहीं, मास बाय मास परसेंटेज निकाल रहे हैं इनटू 100। अब चलिए समझते हैं इसको डिकोड कैसे करना है। 10% मतलब मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अब इसको डिकोड कैसे करेंगे, 10% दिया है तो 10 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आई होप ये भी आप डिकोड कर लिए होंगे आराम से, क्योंकि कुछ हार्ड नहीं है, डिकोड करना तो बहुत इजी है। ठीक है, मतलब पढ़ना कैसे है वो तो समझ में आ गया ना। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 6th हमारा आता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग कैपिटल V/V से करेंगे। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो वही बात हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम में आ जाएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए, बस यही बताता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हुई है तो ml के टर्म में होगा। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम होगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है इंटू 100 कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, राइट, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इंटू 100 कर दो। ठीक है बच्चों, अब चलो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अब इसको कैसे डिकोड करोगे, वही बात हुआ, 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर रिजल्टिंग इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सेम टू सेम बात था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है, क्या, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। अब इस कंसंट्रेशन टर्म को यूज करने का क्या मोटिव है मैम? अब देखो बच्चों, मैं पहले एक एग्जांपल बताती हूँ तब आप समझना। मान लो एक स्कूल है, ठीक है, उसमें कम से कम 1000 बच्चे हैं और 2 बच्चों के लिए एक टीचर को रखा गया है, तो टीचर का अमाउंट कितना होगा, समझ रहे हो आप लोग? अब मान लो उसी स्कूल में 500 बच्चों के लिए एक टीचर को रखा गया, तो कितने हो जाएंगे, 2 टीचर हो जाएंगे। अब सेम स्कूल का एग्जांपल लो, 1000 बच्चे हैं और सिर्फ एक टीचर 1000 बच्चों के लिए रखा गया, तो सॉल्यूट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक, सॉल्यूट मतलब वहां टीचर हो गया ना, मैक्सिमम अमाउंट में तो बच्चे हैं, स्टूडेंट सॉल्वेंट हो जाएंगे। अब पीपीएम क्या समझाता है हमें, ये समझो, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। जब भी सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट होगा ट्रेस क्वांटिटीज में, ठीक है, तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग ये पीपीएम टर्म समझे। अब पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं। पीपीएम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है, जहां पे परसेंटेज की बात हो रही थी वहां हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है, ठीक है, तो मिलियन में क्या होगा, हम लोग मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी बात तो वही आ रहा है ना। देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर, क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इनटू क्या करेंगे, परसेंटेज की बात नहीं हो रही, यहाँ मिलियन की बात हो रही है, तो 10 टू द पावर 6 मिलियन होता है, ठीक है, तो मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों देखो, आज के लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन तक पूरा पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म समझ में आए होंगे, सॉल्यूशन क्या होता है ये समझ में आया होगा, और बाकी जो जो मैंने चीजें बताई हैं सब समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, जो 12th में अभी अभी गए हैं, जिनको अगले साल बोर्ड्स देना है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो ताकि उन्हें भी अपने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल सके। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन का पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगी आप सभी के लिए, तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमसे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया और आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।